जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे और जो प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कराए हैं नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं जिनका सलूशन हमने अच्छे से कराया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो प्रैक्टिस सेट है उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, जो मैथ का हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो है हमारे सभी को अच्छे से सॉल्व कर देखना है और जो हमारे क्वेश्चन जो लगाए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में जो आपको क्वेरी लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि इन क्लासों का जो बेनिफिट है आपके दोस्तों को भी मिले। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन में बोला है एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो देखो होता क्या है कि एक स्कूटर है जिसका मूल्य क्या है, वो है 50,000 रुपये, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि प्रति वर्ष 12% की कमी, यानी कि कमी कितनी हो रही है, यानी कि लॉस परसेंट हो रहा है 12% प्रति वर्ष। ठीक है, 12% पर ईयर। ठीक है, प्रति ईयर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 साल बाद इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। एक तो है आपके पास सीरीज मेथड जो डायरेक्ट आपका आंसर देगा, दूसरा है आपके पास जो आपका सक्सेसिव रूल होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसे जो बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको सक्सेसिव रूल्स, सॉरी उससे सीरीज मेथड से। तो देखो सीरीज मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम, मान के चलिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, हमारा 50,000 दे रखा है। कितना, 50,000। तो 50,000 मैंने लिख दिया। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 12% की कमी। तो 100 में से अब 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 88%। ठीक है, तो 88 बट्टे में क्या करना है 100, इंटू क्या करना है 2 साल बाद है तो गुना भी कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो 88 बट्टे में 100। ठीक है, मान के चलिए जो 50,000 रुपये की हमारी राशि आज है उसमें 12% की कमी होने के बाद 2 साल बाद वो एक्स हो जाएगा, जो मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है। तो देखो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा, देखो 4 जीरो से हमारी 4 जीरो ये कट गई। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको, 5 का गुना 88 का होल स्क्वायर, यानी कि 88 इंटू 88। ठीक है, ये होगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी का आपस में गुना। तो देखो जब गुना करोगे तो क्या होगा, देखो 88 का होल स्क्वायर होता है आपका कितना, देखो होल स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं। आप पहले ये देखिए 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो 12 का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 44। ठीक है, कितना, 44 होगा। 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और एक होगा हमारा हासिल का। ठीक है, एक हासिल का होगा। अब इसमें ये देखो 88 जो 12 100 में कितना कम है, 12। तो 88 में से क्या करना है आपको, 12 को ही घटाना है। जितना 100 से कम है उतना ही 88 में से आप घटाओगे। तो 88 में से जब 12 घटाओगे तो कितना होगा, ये देखो 8 में 2 घटाए 6, 8 में तो 1 घटाए 7, यानी कि 76। 76 में एक और ऐड करोगे क्योंकि एक का चल रहा हमारा हासिल का, तो आपका जो 88 का होल स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 7744। ठीक है, 7744। अब क्या करना है आपको, इसमें जो 7744 आया इसमें आपको 5 का गुना करना है। ठीक है, तो जब आप गुना करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका, देखो 5 चौके 20, 20 की जीरो, हासिल लगे 2। ठीक है, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 का 7, हासिल लगे 3, और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 3 कितने हो गए, 38। यानी कि 38,720 रुपये जो होगा क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है आपका सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि 2 साल बाद जो है उस वस्तु का जो मूल्य है, स्कूटर जो है हमारा, उसका 38,720 रुपये मूल्य हो जाएगा, जो कि क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है आपकी में, एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर, यानी कि जब हम एक वस्तु को 900 रुपये में बेचते हैं तो जिस पर जो अर्जित लाभ है, यानी कि जो होने वाला लाभ है 450 रुपये में, बेचने पर हानि का 2 गुना होता है।
यानी कि देखो ये कोई वस्तु है जिससे ये है उसका हमारा कॉस्ट प्राइस है, एक वस्तु है, ठीक है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया CP, ठीक है। जब हम उसे 900 रुपये में बेचते हैं तो देखो मान के चलो हमने इसे 900 रुपये में बेचा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस 1, ठीक है। जब 900 रुपये में बेचते हैं तो उस पर जो होने वाला लाभ है वो 450 रुपये में बेचने पर, 450 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का कितना 2 गुना है, होने वाली हानि का कितना 2 गुना। यानी कि अगर 450 में बेचने पर हमें एक्स की हानि होती है, ठीक है, एक्स की हानि होती है, तो 900 रुपये में बेचने पर हमें जो लाभ होगा वो कितने का होगा 2x का, क्योंकि 2 गुना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कितना होगा 2x का लाभ। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो उसे निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा कि इस वस्तु का आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा कि वस्तु हमने खरीदी कितने में है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इन दोनों जो जो सेलिंग प्राइस है दोनों आपके, उनका आप क्या लोगे डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो 900 में से जब 450 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 450, ठीक, कितना 450। अब जो ये 450 आया ये किसका मान है, ये इन दोनों के अंतर का मान है। अंतर का मतलब देखो जब आपको एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि हो तो क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ हानि हो तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, या फिर दोनों तरफ लाभ हो तब भी हम घटाते हैं। लेकिन कंडीशन जब आपकी अपोजिट हो, एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि हो, तो दोनों क्या करते हैं ऐड। तो देखो 2x और x कितना होगा 3x, और 3x का मान कितना होगा आपका 450। तो जब यहाँ से x का मान निकालोगे तो x का मान आ गया आपका कितना 150, ठीक है, कितना आ गया 150। अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करोगे, तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप इससे भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो और एक आप इससे भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसमें क्या हो रही है, जब 450 में बेच रहे हैं तो हमें एक्स की हानि, तो जब हानि को जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब यहाँ से निकालोगे तो यहाँ कितने का लाभ हो रहा है 2x का लाभ। तो यहाँ से जब 2x का मान यहाँ से निकाल दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। क्या सीधी सी बात यह है कि जिसमें आपको हानि हो रही है उसमें आप क्या करोगे एक्स के मान को जोड़ोगे, ठीक है, और जिसमें लाभ हो रहा है उसमें से आप एक्स के मान को घटाओगे, ठीक है। तो देखो मैं इससे करता हूँ, तो देखो 450 क्या हो रही है एक्स की हानि और एक्स का मान है हमारा 150, तो इसमें क्या करना है आपको 150 को ऐड करना है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 450 में 150 को जोड़ेंगे तो होगा 600, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए हमें किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो सेलिंग प्राइस बराबर 600 इंटू 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% का लाभ के लिए क्या करते हैं हम 100 को जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उसे ऐड करते हैं और बट्टे में क्या करते हैं 100 से भाग, ठीक है। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई और हमारा सेलिंग प्राइस आ गया देखो कितना 6 पंजे 30, 30 की जीरो हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1 और 6 का 6 और 1 7, क्योंकि 1 क्या चल रहा है हमारा हासिल का। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आया 750 रुपये, जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है आपके में कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि 4% की दर पर साधारण ब्याज की प्रणाली, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है ये आपका साधारण ब्याज पर आधारित है, जिसमें आपको रेट दे रखा है 4%। तो दर जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 4%, ठीक है। और इसमें बोला है कि साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये की राशि, कितने की 1500 रुपये की राशि दोगुनी हो जाएगी। यानी कि देखो आपका जो प्रिंसिपल है मूलधन है वो दे रखा है 1500 रुपये, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कितने समय में, यानी कि कितने समय में यह राशि दोगुनी हो जाएगी। यानी कि ब्याज कितना चाहिए हमें, जब इसे हम दोगुना करेंगे तो 1500 राशि का कितना हो जाएगा, दोगुना का मतलब 3000, यानी कि हमें अमाउंट चाहिए 1500 का दोगुना 3000, ठीक, 3000 रुपये चाहिए हमें। लेकिन क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला। तो देखो उसे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, सॉरी साधारण ब्याज कितना मिला, साधारण ब्याज बराबर अमाउंट में से क्या करेंगे प्रिंसिपल को घटाएंगे, यानी कि मूलधन को। तो 3000 में से 1500 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1500 रुपये,
यानी कि ब्याज कितना मिला, हमें 1500 रुपये का ब्याज चाहिए 4% की दर से, कितने समय में चाहिए ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 से भाग। ठीक है, तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपका जो टाइम है सीधा निकल कर आ जाएगा। कैसे, देखो साधारण ब्याज है हमारा 1500 रुपये, तो 1500 बराबर मूलधन कितना हमारा 1500 रुपये। ठीक है, लिख दिया 1500 इंटू रेट क्या दे रखा है हमारा 4%। ठीक है, इंटू टाइम हमें निकालना है, तो टाइम को हम क्या रखेंगे सेम टी, और बट्टे में क्या करेंगे 100 से भाग, होगा इतना। तो देखो यहाँ से जब बराबर में कोई भी हमारी ऐसी संख्या होती है जो आपस में कट सकती हैं, तो वो क्या हो जाती है, कट जाती है, डिवाइड हो जाती हैं। तो देखो 1500 से भाग जब 1500 में दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, एक बार। ठीक है, और 4 का भाग जब आप यहाँ से दोगे तो ये कटेगा एक बार, और ये कटेगा 25 बार। तो टी का मान सीधा क्या आएगा, देखो 25 का गुना करोगे आप यहाँ तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ का बचेगा हमारा टी, यानी कि जो राशि है वो 25 वर्षों में कितनी हो जाएगी, अपने आप की दोगुनी हो जाएगी। और यही क्या हमारा राइट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना होगा, 25 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है आपका, जेम्स ने साधारण ब्याज पर 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपये दोनों ही 20% के ब्याज दर पर 2 साल के लिए वार्षिक रूप से निवेश किए, तो अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। यानी कि देखो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जेम्स, वो साधारण ब्याज पर कितना कर रहा है 600 रुपये, और दर कितनी है, सेम है दोनों पर। तो देखो मैं आपको यहाँ लिख के बताऊं कि आप साधारण ब्याज पर जो साधारण ब्याज के लिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी को जो उधार पैसे दे रहे हैं, तो उसका मूल्य कितना है 600 रुपये। ठीक है, कितना 600 रुपये, लेकिन दर क्या है, दोनों में समान है। दर क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के लिए समान है। जो क्या दे रखा है, देखो रेट दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 20%, कितना 20%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो आपकी राशि दे रखी है वो अलग दे रखी है, वो दे रखी है आपको, देखो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मूलधन है आपका वो है 1200 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दोनों को कुल मिलाकर जो है, दोनों का कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, सॉरी ब्याज जो हमारा कितना मिलेगा। तो देखो टोटल ब्याज बराबर क्या होगा हमारा, देखो टोटल इंटरेस्ट, टोटल ब्याज बराबर क्या मिलेगा हमारा, देखो क्या करना है आपको, 600 रुपये का 20% की दर से आपको क्या निकालना है। देखो टाइम दे रखा है आपको कितना, 2 वर्ष, तो यहाँ टाइम भी लिखेंगे 2 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष का पहले क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 600 इंटू 2 वर्ष का मतलब है 20% की दर से कि 600 का आप 40% निकालो। कैसे, तो 20% की दर है और 2 वर्ष के लिए, तो जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो तो करना क्या होता है कि रेट और टाइम का आप आपस में गुना कर दो और उस जो मूलधन है उसका प्रतिशत निकाल दो। तो 20 इंटू 2 कितना होगा 40%। ठीक है, 40%, तो परसेंट को हटाया मैंने और नीचे क्या लिख दिया 100। तो देखो आपका जो साधारण ब्याज है, देखो मैं यहाँ पहले साधारण ब्याज ही निकालता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ होगा 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपये। साधारण ब्याज कितना निकला आपका 240 रुपये, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है कि मूलधन दे रखा हमारा 1200 रुपये। ठीक है, कितना 1200 रुपये, इसमें क्या करना है आपको कि 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो जब आपका रेट समान हो तो आपको निकालने में आसानी होती है कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो 20 को एक बार आप दोगुना करिए, कितना हो गया हमारा 20 का दोगुना होता है हमारा 40। ठीक है, 20 का दोगुना होता है 40। अब क्या करना है उसके बाद में 20 का करना है आपको होल स्क्वायर, कितना होगा 400। अब जो 400 आया है इसमें करोगे आप 100 से भाग। ठीक है, तो 100 से भाग देने के बाद जो आए, 2 जीरो से भाग दिए 100 से, तो जो संख्या पॉइंट से ना बच के पूरी एक संख्या बचे उसे क्या करना है आपको अगली संख्या में ट्रांसफर, यानी कि 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। तो आपको क्या निकालना है 1200 का 44%। ठीक है, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाया मैंने, 100 से क्या कर दिया भाग। तो यहाँ से आपका देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आपका जो साथ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आया देखो 12 चौके 48।
48 का 8, हासिल कितने लगे 4। 12 चौक 48 और 4 कितने हो गए 52। यानी कि आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 528 रुपये, और साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ 248 रुपये। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, उसमें पूछा है कि टोटल ब्याज आपको कितना प्राप्त हुआ। तो देखो टोटल ब्याज बराबर आपको क्या करना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को जोड़ना है। तो देखो साधारण ब्याज हमारा 240, तो 240 प्लस 528, तो ऐड करा तो देखो कितना होगा हमारा, देखो 500 और 200 कितने हो गए 700, ठीक है, और 700 तो ये हो गए, और 40 में जब 28 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 68। तो आपको जो टोटल ब्याज प्राप्त होगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज को मिलाकर वो प्राप्त होगा 768 रुपये। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही आपका आंसर है। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपकी में, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपकी में, इसमें बोला है यदि x बटे वाई बराबर 4/5, ठीक है, आपको बोला है कि यदि x बटे वाई बराबर, ये बोला है कि 4/5 है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बोली है आपको, देखो इसमें बोला है कि 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y का मान आपको फाइंड करना है। y का मान आपको फाइंड करना है जब 7x प्लस 6y बराबर 29 हो, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन है ये देखने में आपको बेशक टाइट लग रहा हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। क्या करना है आपको, देखो 5 का गुना यहाँ करना है और y का गुना यहाँ, तो 5 का x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर y का गुना 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4y, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, 4y जो है आप लाएंगे इसे लेफ्ट साइड यानी कि बाएं की तरफ, तो देखो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस के 4y, और जब आप इस पद को इधर उठा लाओगे तो उधर क्या बचेगा राइट साइड में 0, क्या बचेगा 0। अब देखो आपको क्या करना है कि दोनों समीकरणों को एक तरफ रखना है। तो देखो जब एक तरफ रखोगे तो देखो क्या होगा, लेकिन देखो इसे जब मैं उठाता हूँ तो क्या होता है 7x प्लस के 6y बराबर कितना होगा 29 होगा, इतना ही। अब देखो इसके बाद में क्या करना है कि जब भी हमें संख्याएं ऐसी दिखाई दें कि जो संख्या हमारी अलग अलग हैं, तो हमें दो समीकरणों में एक संख्या ऐसी बनानी होती है जो दोनों में कैसी हो, एक सी हो, ताकि जो है एक मान हमारा कट जाए और दूसरा निकल कर आ जाए। कैसे, देखो ऊपरली संख्या में करता हूँ मैं किसका गुना 3 का गुना, तो ऊपरली संख्या में क्या करना है हमें 3 का गुना, ठीक है, और निचली संख्या में क्या करेंगे वो करेंगे हम किससे गुना 2 से गुना। क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ दे रखा है माइनस का 4y, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 4y को बना रहा हूँ मैं 12 ऊपरली में, और नीचे भी क्या बना रहा हूँ इसे भी 4y 12y कितना 12y। तो जब इसे करोगे तो देखो क्या होगा 3 पंजे 15x, ठीक है, और इसमें गुना करोगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12y बराबर 3 का गुना जब 0 में करोगे, 0 में आप किसी भी संख्या का गुना करिए वो क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो जब आप यहाँ गुना करोगे तो 2 सत्ते कितने हो जाएंगे 14x, ठीक है, प्लस 2 छिक्के कितने हो गए 12y बराबर 29 का गुना 2 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा 58। अब क्या करना है आपको इन सभी को जोड़ना है तीनों पदों को। तो जब आप जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा 12 माइनस के 12y और प्लस के 12y क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि जब 12 में से आप 12 को घटाओगे तो क्या बचेगा 0, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ होगा हमारा 15 14 29x, ठीक है, तो 29x बराबर कितना होगा हमारा 58, क्योंकि 58 में आप 0 को जोड़िए तो कितना होगा हमारा 58, तो 29 से भाग जब 58 में दोगे तो ये कटेगा 2 बार, तो x का मान आ गया आपका 2, ठीक है, x का मान कितना आ गया आपका 2। अब देखो निकालने के लिए आपका कुछ नहीं है, आपको क्या करना है जो आपकी ये समीकरण रही है आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे तो आप इसमें रख लो या यहाँ रख लो। तो मैं देखो इसका मान कहाँ रखा हूँ यहाँ पर, तो देखो जब x का मान 2 है तो 5x का मान कितना होगा x का 5 गुना यानी कि 2 इंटू 5, तो 5 दूनी कितने हो गए 10 बराबर 4y, 10 बराबर 4y, ठीक है। तो आपको क्या करना है 10 में आपको y का जो 4 है उसका भाग देना है, तो देखो y बराबर 10/4, तो भाग जब देंगे तो देखो कितनी बार कटेगा 4 दूनी 8, ठीक है, बचा कितना 2, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20,
तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2.5 इज द राइट आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बोला है आपके में कि राम ने 1200 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी क्या किया, 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। और उसने क्या कहा, यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, 6400 रुपये का लाभ हुआ, तो रहीम को कितना लाभ होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका वो जो है व्यापार पर आधारित, यानी कि साझेदारी पर आधारित आपका क्वेश्चन है, जिसमें देखो ये है हमारा राम, ठीक है, राम और इधर रहीम। ठीक है, दो व्यक्ति हो गए, राम और रहीम। तो देखो आपका जो इनकम है, इनकम का मतलब होता है जो वो व्यापार में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि कौन सा व्यक्ति कितना लगा रहा है। तो देखो राम ने कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 रुपये, कितना, 12,000 रुपये। ठीक है, लेकिन रहीम ने कितना किया, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जो टाइम होता है, टाइम कितने लिए क्या, तो देखो राम ने जो किया पूरे साल के लिए क्या, कितने, 12 महीने के लिए। ठीक है, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। लेकिन रहीम ने क्या किया, 6 महीने बाद, राम के 6 महीने बाद, यानी कि ये 6 महीने पहले कर चुके हैं, लेकिन राम के 6 महीने बाद किसने किया, रहीम ने। तो उसने कितने टाइम के लिए क्या हो, 6 महीने के लिए, क्योंकि एक साल का क्या निकालते हैं प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ क्या होगा, 6। तो देखो मैं आपको अब यहाँ बताऊँ एक चीज़, जो आपका प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, जो साझेदारी में होता है, वो होता है देखो, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि लाभ बराबर होता है जो हम इन्वेस्ट करते हैं और जितने समय के लिए करते हैं, उन दोनों का गुना क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ रेशियो की आवश्यकता है, जिससे हम कैसे करेंगे, देखो 3 जीरो से क्या होंगी भाई, ये इधर की 3 जीरो खत्म। ठीक है, 3 जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म। तो देखो यहाँ से भी क्या लेंगे हम, रेशियो खत्म करेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी कितना होगा, 12। ठीक है, तो 12 का गुना 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 अनुपात 15 एकम 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपको जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको इसमें मान दे रखा है, देखो 6400 रुपये देखा है, किसका, राम का। तो देखो 6400 रुपये जो है किसका मान है, राम का लाभ है, और आपको निकालना किसका है, रहीम का। तो देखो रहीम के लिए आपको क्या करना है, जब 24 यूनिट का मान 6400 है, तो 15 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 15 से गुना। ठीक है, तो गुना करने के लिए आपको क्या करना है, देखो पहले इसे 8 से काटेंगे 24 को, तो ये कटा 3 बार, और 8 का गुना जब हम 6400 में करेंगे तो ये कटेगा 800 बार। ठीक है, उसी प्रकार जब 3 का भाग 15 में दोगे तो ये कटेगा 5 बार, और 800 का गुना जब 5 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 4,000 रुपये होगा। यानी कि रहीम को जो है पूरे साल में, यानी कि 6 महीने बाद कितने रुपए का इन्वेस्ट होगा, 4,000 रुपये का होगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 68 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच का अंतर, बीच के अंतर का जो घन है वो क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि 6 क्रमागत विषम संख्याएं। तो देखो क्रमागत संख्या क्या है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, मान के चलिए पहली जो विषम संख्या हमारी x है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या है हमारी, देखो पहली संख्या हो गई हमारी x, ठीक है, दूसरी संख्या होगी हमारी x प्लस 2, तीसरी संख्या होगी हमारी देखो x प्लस 4, ठीक है, तीसरी संख्या होगी x प्लस 6। ठीक है, नेक्स्ट जो संख्या होगी वो होगी हमारी कितनी, x प्लस 8, और देखो अगली जो संख्या है, संख्या कितनी लेनी हमारी, 6। ठीक है, तो देखो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5, तो एक और संख्या जब हम लेंगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। यानी कि ये सभी जो संख्याएं हैं इन सभी का औसत कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है हमको 68। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है उसका घन कितना होगा। तो देखो उसके लिए आपको करना क्या है,
इन सभी को पहले एक बार ऐड करना है और उनका औसत निकालना है। तो देखो औसत कितने से निकालेंगे, एक्स हमारी कितनी बार आई है, 6 बार, क्योंकि 6 पद हैं तो 6x हो जाएंगे हमारे। जोड़ के देख लीजिए आप, देखो 1x 2x 3x 4x 5x और 6x, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो देखो 2 8 4 कितने हो गए, 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो गए, 30, कितने 30। तो यहाँ क्या करोगे आप, 30 करोगे और बट्टे में क्या करना है, जितनी संख्याएं हैं उनसे क्या करोगे भाग। तो संख्या कितनी हमारी 6 बराबर इनका औसत दे रखा आपको कितना 68, ठीक है। कितना दे रखा 68। तो आपको क्या करना है, इस 6 का गुना इधर करना है 68 में और इसे लेफ्ट साइड रखना है। तो 6x + 30 बराबर 6 का गुना करिए आप 68 में तो कितना होगा, देखो 6 8 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 6 36 और 4 कितने हो गए 40, यानी कि 408 क्या हो गया आपका, 6x + 30 बराबर आपका 408 आ गया। तो देखो यहाँ से जब आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, देखो देखो 30 को आप इधर लाइए तो देखो 408 माइनस के 30, 408 माइनस के 30, तो देखो 408 माइनस के 30, जब आप 408 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा देखो 8 का 8, ठीक है। 10 में से 3 घटाए 7, ठीक है। यहाँ का बचा 3, यानी कि x का मान आ गया आपका 378। तो जब आप यहाँ से x का मान फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 6 6 36 और 6 3 18। x का मान कितना आ गया आपका 63 आ गया, x का मान आया आपका 63। और जो 63 है वो क्या हमारी सबसे छोटी संख्या, क्योंकि देखो x का मान हमने सबसे छोटी संख्या को माना है, ये हो गया आपकी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्मॉल नंबर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, छोटी और बड़ी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना होगा। तो देखो लार्जेस्ट संख्या यानी कि बड़ी जो संख्या है वो क्या होगी हमारी, वो होगी हमारी x + 10, कितनी x + 10, ये सभी हमारी संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरी, x + 10 होगी, ठीक है। तो देखो x का मान है हमारा 63, तो 63 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 73। तो देखो अगर आप चाहते तो अंतर आपको सीधा सा दिख रहा था कि इसमें 10 जुड़ रहा है तो अंतर हमारा कितना होगा, 10 ही होगा। तो देखो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 63 में से आप 73 को हटाओगे तो हो जाएगा 10, और 10 का क्यूब कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 1000, ठीक है। कितना 1000, आंसर क्या आएगा आपका 1000 आएगा, जो कि क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, देखो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही क्या हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या है आपका, जिसमें बोला है कि एक मजदूर m मिनट में, एक मजदूर है कितने समय में, m मिनट में x वस्तुएं बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा कि आधे घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, यानी कि वही एक व्यक्ति 1 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, जो आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है वो है आपका m1 d1 h1 और बटे में क्या है आपका w1। यहाँ m क्या है, व्यक्तियों की संख्या, d क्या आपका दिनों की संख्या और h क्या आपके घंटों की संख्या, और जो w1 है यानी कि w ये क्या आपका कार्य है कि आप कितना कार्य कर रहे हो, ठीक है। और बराबर क्या होता है, देखो m2 d2 इंटू h2 बटे में क्या होता है w2, ठीक। ये आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर आधारित आपके अधिकतर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस फॉर्मूले का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो मैन की संख्या दे रखी है वो दे रखी है आपको एक, कितनी एक मैन है। जो देखो टाइम आपको जो दे रखा है वो सिर्फ घंटे में दे रखा है, दिन में नहीं दे रखा। तो जिसमें मान आपको दिया हो आप मान भी किस में रखोगे, उसी में। तो देखो m मिनट में, तो टाइम दे रखा आपको m मिनट, कितनी वस्तुएं बनाता है, x वस्तुएं। तो देखो x को आप कहाँ रखोगे, x को रखोगे आप नीचे, क्यों रखोगे, क्योंकि x जो है क्या हमारा कार्य है। तो x जो हमारा कार्य है तो इसे रखेंगे पट्टी में, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह व्यक्ति यानी कि जो अकेला व्यक्ति आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो वह व्यक्ति, तो व्यक्ति तो अकेला ही है। आपसे पूछा है कि 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट में, तो आप क्या रखोगे 30 कितनी वस्तुएं बनाएगा। अगर मैं वस्तुओं को मानूं कि मान के चलिए वो 22 वस्तुएं बनाता है, कितनी वस्तुएं 22 वस्तुएं। तो देखो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 22 ले आए मैं इधर, 22 को लाया मैं इधर
देखो मैं यहाँ बाय की जगह ए रख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने मान लिया कि जो वस्तुएं बनाता है वो ए बनाता है, तो ए को जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स का गुना करोगे आप यहाँ तो ये हो जाएगा 30x, ठीक है। बट्टे में क्या लाएंगे, एम को बट्टे में, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 30x बटे एम इज द राइट आंसर होगा। यानी कि वह व्यक्ति आधे घंटे में 30x बटे एम वस्तुएं बनाएगा, जो कि क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने की। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें बोला है कविता, सविता और बबीता, यानी कि तीन तीन वो हैं जिनका क्या है, नाम है कविता, सविता और बबीता, जिनकी गति यानी कि वो चल रही हैं एक बिंदु से कहाँ है, दूसरे बिंदु पर, यानी कि पी से क्यू की ओर जा रही हैं। तो उनकी जो स्पीड है यानी कि गति है, उसका अनुपात आपको दे रखा है 5:8:2 है, की गति से पी से क्यू की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यू तक पहुंचने के लिए इसने पूछा है कि लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो इसमें दे रखा है, देखो कविता, तो कविता को लिखा मैंने के से, बबीता को लिखा बी से, और देखो सविता को लिखा मैंने, सॉरी यहाँ क्या है सविता, ठीक है। यहाँ क्या है सविता, तो मैंने एस लिख दिया, और यहाँ क्या आपका बबीता। इनके जो स्पीड का अनुपात है यानी कि जो चाल है उसका जो अनुपात है वो दे रखा है आपको कितना, वो दे रखा है आपको देखो 5:8, 5:8 और वो दे रखा 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनकी जो टाइम है यानी कि इन्होंने कितना समय लिया उसका अनुपात आपको बताना है। तो देखो उसके लिए मैं आपको बताऊं सीधा सा, जब आपकी देखो डिस्टेंस कहाँ जा रही है, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है। तो तीनों जो व्यक्ति हैं ये कविता, सविता और बबीता, जा तो पी से क्यू ही रहे, यानी कि डिस्टेंस क्या है आपकी सेम, तीनों के लिए डिस्टेंस क्या है सेम, यानी कि दूरी समान तय कर रहे हैं। और जब चाल और दूरी में आपकी डिस्टेंस सेम होती है तो वहाँ क्या होता है, देखो आपका चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए यानी कि ये कांस्टेंट हो गई, यानी कि डी का मान आपका 1 हो गया, तो आपकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो इन्वर्सली अपोजिट हो जाती है टाइम की, यानी कि जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका टाइम का रेशियो होगा। और जो स्पीड होगी आपकी वही क्या होगी, डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी कि जो स्पीड होगी वही आपकी डिस्टेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ आप क्या करोगे, आपको निकालना है कि स्पीड का रेशियो, ठीक है, सॉरी टाइम का रेशियो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान के चलिए ये हमारी स्पीड की रेशियो 5:8:2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मान के चलना है कि ये हमारे डिस्टेंस के भी रेशियो हैं। तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन सभी का एलसीएम लेना है। तो आप जब 5, 8 और 10 2 का एलसीएम लोगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखो वो आएगा 5×8=40, ठीक है। तो मान के चलिए टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 40 है, जो 40 मीटर की दूरी है। 40 मीटर की दूरी को क्या होता है, कविता 5 की स्पीड से तय करती है, सविता 8 की स्पीड से और बबीता 2 की स्पीड से। तो हमें जो टाइम का फॉर्मूला निकालना है कि टाइम का उनका रेशियो क्या है। तो देखो मैंने आपको यहाँ बताया कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अब जब जब आप यहाँ से फॉर्मूला निकालोगे टाइम का, तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी कि आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने जितनी स्पीड से उस दूरी को तय किया है उससे क्या करोगे, आप भाग करोगे। यानी कि देखो 5 का भाग जब 40 में दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार, ठीक है। और 8 का भाग जब आप इसमें दोगे 40 में तो ये कटेगा 5 बार। वहीं आप जब 2 का भाग इसमें दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। यानी कि तीनों की जो टाइम का जो अनुपात है वो कितना आएगा, 8:5:20। यही क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखो इतना जो बताया था मैंने आपको, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। क्वेश्चन का आंसर तो आपका सिर्फ 2 लाइनों में है, जो इतना है। तो बाकी ये सब क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने की ओर। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो नाव और धारा के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या बोला है, देखो 4 घंटे में एक नाव धारा के साथ, यानी कि एक नाव है जो धारा के साथ में क्या होती है, 4 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
तो देखो एक बात मैं आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले बताऊं, जब धारा की दिशा में हमारी नाव बहती है तो क्या होता है कि दोनों की जो स्पीड है वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो देखो मान के चलिए, अगर मैं नाव की चाल मैं लिख ही देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर नाव की चाल हमारी x है और जो हमारी धारा है अगर उसकी चाल हमारी y है, तो क्या होगा, जब एक दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो x प्लस y बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कितनी तय कर रहे हैं, 12 किलोमीटर, और कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो आपको क्या करना है, 12 में 4 से भाग लगाना है। तो स्पीड कितनी आएगी दोनों की, जब एक दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की जो मिलकर स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये आपका एक समीकरण बन गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो आप ध्यान से यहाँ देखिए, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में। इसमें बोला है आगे, यह समान समय में यानी कि सेम टाइम में यानी कि 4 घंटे में विपरीत दिशा में। और देखो विपरीत दिशा का फंडा क्या होता है आपका, जब धारा के विपरीत दिशा में हमारी नाव चलती है तो दोनों की स्पीड को क्या कहा जाता है, घटाया जाता है। यानी कि जब नाव की चाल हमारी x किलोमीटर, धारा की चाल y किलोमीटर, तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना होगा हमारा, डिस्टेंस कितनी तय कर रहे हैं, 12 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर। ठीक है, कितने की स्पीड से, वो कर रहे हैं 4 घंटे में। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, स्पीड को निकालेंगे डिस्टेंस में भाग देकर टाइम का। तो देखो 4 से जब भाग दोगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटा हमारा 4 एकम 4, और कितनी बार कटा, 0.5। यानी कि आपके दो समीकरण बनकर सीधे आ गए हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है हमारा, 3। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा, 1.5। यहाँ समझने का क्या मतलब है कि जब समान दिशा में बहती है नाव और धारा, तो हमारी स्पीड 3 किलोमीटर है। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, ये आप देखिए। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे, देखो कि शांत पानी में नाव की गति क्या मानी हमने, x। ठीक है, तो आपको मान भी किसका फाइंड करना है, x का। ठीक है, तो इन्हें क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, प्लस के बाई से हमारा माइनस का बाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब x में x जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 में 1.5 जोड़िए कितना होगा, 3 और 1 4 और आधा, यानी कि 4.5। ठीक है, जब आप 2 का भाग 4.5 में दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। यानी कि जो आपकी नाव है उसकी चाल क्या होगी, 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चन है मैंने आपको समझाए हैं, सभी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या बोला है तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को संपूर्ण वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना किया जाना चाहिए। यानी कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अगर हम 1200 में गुना कर दें, जिस संख्या का 1200 में गुना कर दें तो वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको क्या करना है, देखो सीधा सा फंडा है, देखो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो देखो 1200 क्या है, हमारी एक संख्या है ऐसी। ठीक है, 1200 है, इसमें हम किसका गुना करें जिससे कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और संख्या भी कैसे होनी है, छोटी से छोटी। तो देखो ट्रिक मैं आपको बताऊं, पहले आप एक का गुना करिए कि देखिए, तो 1200 का गुना एक में करेंगे तो कितना होगा, 1200। तो 1200 तो किसका होल स्क्वायर है नहीं। उसके बाद में आप 2 का करिए तो कितना होएगा, 2400। 2400 भी किसी का वर्ग नहीं है। उसके बाद में जब जैसे ही आप 3 का गुना करोगे तो 1200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3600। और 3600 से आप सीधा याद करोगे कि 36 जो होता है हमारा कितने का वर्ग होता है, 6 का। और 6 के बाद में देखो 2 जीरो हैं तो एक जीरो हमारी कॉमन, तो इसका मतलब है ये कितने का वर्ग हो जाएगा, 60 का वर्ग। तो हमें करना किसका गुना होगा, 3 का गुना। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी आपकी, 3 संख्या होगी, जो कि क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो ये इससे जो मैंने आपको बताया ये तो थी आपकी ट्रिक। अब आप इसे बेसिक से कैसे सॉल्व करोगे कि यही हमारा आंसर है या नहीं, ये डाउट आप कैसे क्लियर करें। तो देखो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये डाउट हम कैसे क्लियर करें। ठीक है, तो देखिए इधर कैसे करेंगे। आपको क्या करना है,
जो ये संख्या दे रखी है 1200, इसके आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखो पहले 2 से करिए तो ये कटा 2 छिक्की 12 यानी कि 600 बार, फिर काटिए 2 से तो ये कटा 300 बार, फिर काटिए 2 से ये कटा 150 बार, ठीक है। फिर 2 से काटिए आप इसे तो ये कटा 75 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, 3 से भाग, तो 3 से भाग करा तो ये कितनी बार कटा, ये कटा 25 बार। उसके बाद में आप 5 से फिर भाग करिए 25 में, ये कटा 5 बार, और फिर 5 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 1 बार। देखो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का 2 बार आपस में गुना करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी में 2 2 के जोड़े बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा स्क्वायर का पता लगेगा। तो देखो 2 का एक पेयर आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, और एक जो है आपका ये बन गया। अब इसमें अकेला आपका क्या रह गया, अकेला देखो आपका 3 रह गया। तो हमें क्या करना होगा, एक 3 से हमें और गुना करेंगे तो हमारा जो है, जो संख्या है हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस संख्या में 3 से गुना करना होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि हमारी जो सबसे छोटी से छोटी संख्या है वो 3 है, जिससे अगर हम 1200 में गुना करेंगे तो हमारा जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो डाउट है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है आपके में कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 16 है, तथा उनका गुणनफल 6400 रुपये है। तो आपको निकालना है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है। यानी कि देखो दो संख्या हैं जिनका जो HCF है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना दे रखा है, वो दे रखा है 16, ठीक है, 16 दे रखा है। लेकिन पहली और दूसरी संख्याओं का जो गुणनफल है, मान के चलिए पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये, इन दोनों का जो गुणनफल है वो दे रखा है आपको 6400, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या होगा। तो देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो आपका एलसीएम का होता है कि एलसीएम इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वो पहली और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन पर अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम कितना हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ दे रखा आपको 16, ठीक है, बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है आपके पास, वो है 6400। तो 6400 मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है कि 16 को आप इसके बट्टे में ले जाएंगे। तो देखो बट्टे में ले जाने से अच्छा है कि आप एक स्टेप कम करो, 16 का भाग सीधा आप यहीं से दो। तो 16 चौके कितने हो गए, 64। 64 कटा आपके 4 बार और 2 जीरो हमारी बच गई। यानी कि आपका जो एलसीएम है वो कितना होगा, 400 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका सिंप्लीफिकेशन पर आ जाता है, जिसमें क्या बोला है कि 113 प्लस 11.3 प्लस 1.13 पॉइंट प्लस 0.113 प्लस 0.0113 आपको जोड़ कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका सीधा सा फंडा मैं आपको बताऊं कि आप इन संख्या को सीधा जोड़ो तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 113, ठीक है, 113 के बाद में मैं क्या करता हूँ, जो सबसे पीछे वाली जो संख्या है लास्ट वाली, उसमें पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी का लगाऊँ मैं 0। तो 1 2 3 4, ठीक है, लगा दिया मैंने। उसके बाद में क्या करना है आपको, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनको आप ऐसे लिखेंगे। तो 11.3 आपकी दूसरी संख्या दे रखी है, तो 11.3 मैंने 3 जीरो और लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में अपनी संख्या दे रखी है आपको 1.13, तो 2 जीरो आप और लिखेंगे। तो पीछे आप पॉइंट के बाद में कितनी भी जीरो बढ़ाइए उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपकी समझने की जो क्षमता है वो अच्छी हो जाती है, वो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, 0.113, ठीक है, 0.113 और यहाँ एक जीरो। उसके बाद में संख्या दे रखी है आपको 0.0113। तो आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा,
ऊपर 0 है और यहाँ क्या 3, 3 का 3 आ गया और यहाँ कितना आ गया 1, और जब आप इसे जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ क्या हुआ 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है, हो गया। अब आप क्या करेंगे इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है। इसके बाद में आप इसे जोड़िए, 1 और 1 कितना होगा 2 और ये कितना होगा 1, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया 125.5513, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि 125.5513 इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, सॉरी देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप देखो 3 और 1 होते हमारे 4, सॉरी यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 125.5543 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस में दिया हुआ आपके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।